अच्छा बोलने की कला और कामयाबी, पब्लिक स्पीकिंग फॉर सक्सेस। चैप्टर 1, दर्शकों के समक्ष भरोसा हासिल करना। दर्शकों के सम्मुख अक्सर एक असाधारण उत्तेजना का अनुभव होता है। दर्शकों की उत्सुकता से भरी आंखें इस उत्तेजना को जन्म देती है। दर्शकों की आंखें से आंखें मिलाने पर यह उत्तेजना और प्रखर हो जाती है। अधिकतर वक्ता इस अनजाने लेकिन वास्तविक माहौल में फैली, महसूस की जाने वाली, सचने के मन बयान न की जा सकने वाली सिहरन से उत्तेजित होते रहते हैं। अधिकतर लेखक यह भी मानते हैं कि वक्ता की आंखें दर्शकों को आकर्षित करने का भी काम करती है। यह एक ऐसा प्रभाव है जो मौजूदा चर्चा में शामिल चित्रण के विपरीत है। वक्ता पर दर्शकों की गहरी आंखों का प्रभाव केवल शुरुआती दौर में पड़ता है। जैसे ही वाक्पटुता का सौंदर्य प्रकाशित होता है, दर्शकों की आंखों में छुपा भय छटने लगता है। विलियम पिजेंटर, तत्कालिक भाषण। सार्वजनिक तौर पर बोलने का प्रशिक्षण ले रहे छात्र अक्सर पूछते हैं कि दर्शकों के समक्ष व्याकुलता और भय की भावना पर कैसे काबू पाया जाए। रेलगाड़ी में सफ़र करते समय क्या आपने कभी पास के मैदानों में घास चल रहे उन घोड़ों की तरफ ध्यान दिया है जो रेलगाड़ी की धड़धड़ाहट के बावजूद एक बार भी सिर उठाकर नहीं देखते, जबकि थोड़ी दूर पर स्थित स्टेशन के पास से जब रेलगाड़ी गुजरती है तो किसान की पत्नी डरे हुए घोड़े को संभालने में जुटी नजर आती है। गाड़ियों की आवाज़ से डरने वाले घोड़े का भय दूर करने का क्या उपाय है? क्या उसे ऐसे दूर दराज इलाके में चराया जाए जहां मोटर गाड़ियां न आती हो, या उसको ऐसी जगहों पर अक्सर ले जाना चाहिए? आमतौर पर मशीनों की घरघराहट सुनने को मिलती है। दिमाग में अक्सर ऐसे विचार आते हैं कि क्या मैं सही कर रहा हूँ, मेरे बाल कैसे दिख रहे हैं। ऐसे वक्ताओं के भविष्य सूचक विचार अक्सर सही सिद्ध हो जाते हैं और जाने अनजाने गलतियाँ हो जाती है। अर्थात भाषण से पहले नकारात्मक विचारों से बचना चाहिए। विषय की संपूर्ण जानकारी होना पर्याप्त तैयारी नहीं मानी जा सकती। आत्मविश्वास हासिल करने के लिए विषय विशेष पर पकड़ मजबूती होनी चाहिए। बिना तैयारी और विषय के बारे में कम जानकारी के साथ दर्शकों के सम्मुख पहुंचने पर वक्ता व्याकुल प्रतीत होता है। दर्शकों का समय खराब करने के लिए शर्म का भी आभास होता है। इसलिए बेहतर है कि उचित तैयारी के साथ मंच पर पहुंचा जाए। भाषण से पहले विचार और विचार प्रस्तुत करने का अंदाज निश्चित कर लेना चाहिए। शुरुआती वाक्यों की तैयारी बेहद अच्छी होनी चाहिए। ऐसा करने से भाषण की शुरुआत में सही और सटीक शब्द खोजने में वक्त खराब नहीं होता। इसके अलावा भाषण के विषय पर मजबूत पकड़ से भय हावी नहीं होता। बेहतर तैयारी के साथ कामयाबी की उम्मीद रखें। अपने व्यवहार में संकोच के साथ विश्वास भी जाहिर करें। अति विश्वास हानिकारक होता है, लेकिन नाकामी के पूर्वाभास को झेलना और ज़्यादा हानिकारक होता है। निर्भीक व्यवहार दर्शकों का ध्यान खींचने में सहायक साबित होता है, जबकि एक खरगोश दिल डरपोक वक्ता मुसीबत को न्योता देता है। दर्शकों की उपस्थिति में नम्रता को व्यक्तिगत छूट के तौर पर प्रस्तुत नहीं करना चाहिए। इस पुरानी सोच के मुताबिक आधुनिक सोच ने अपना स्थान बना लिया है। वक्ता के व्यवहार में नम्रता होना गलत नहीं है, लेकिन व्यवहार में दर्शाई गई नम्रता में तब्बूपन का एहसान नहीं होना चाहिए। चार्ल्स डिकन्सन किसान में आयोजित किए गए एक रात्रि भोजन में वाशिंगटन इरविन ने डिक्सन का परिचय करवाया। भाषण के मध्य में इरविन हिचकिचाहट की वजह से शर्मिंदा हो गए और अटपटे ढंग से बैठ गए। अपने एक मित्र की तरफ घूमते हुए उन्होंने कहा, मैंने तुमसे कहा था मुझे नाकामी मिलेगी, मैं नाकाम रहा। यदि आप सोचते हैं कि आप नाकाम रहेंगे तो आपके लिए आशा की कोई जगह नहीं है, आप नाकाम ही होंगे। इस धारणा से छुटकारा पाइए कि मैं एक लाचार मिट्टी में सना कीड़ा हूँ। आप ईश्वर के समान हैं जिसमें कई विशेषताएं हैं। यदि आप अपने से पहले हैं तो आप ठीक ही होगा। बाज तेज रोशनी फेंकते सूर्य की किरण में आंख डालकर देखने की क्षमता रखता है। वक्ता में भी ऐसी कई विशेषताएं होती है, आवश्यकता होती है तो बस उन्हें पहचानने की। दर्शकों पर प्रभुत्व की कल्पना करें।
विभूत की तरह सार्वजनिक भाषण में सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जा नहीं होती। स्वयं आप या आपके दर्शक सकारात्मक ऊर्जा का जरिया बनते हैं। यदि आप इस सकारात्मक ऊर्जा को महसूस करते हैं तो इसे अपनाने की कल्पना भी आप कर सकते हैं। यदि आपका रुझान नकारात्मक ऊर्जा की ओर है तो परिणाम भी नकारात्मक होंगे। स्वयं को दिशा दिखाने वाली सभी शक्तियों का आह्वान करें। सदा याद रखें कि आपके दर्शक आपसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। यदि आप दोनों से ज़्यादा महत्व हैं सत्य, लेकिन सत्य अविनाशी होता है। लेकिन आपका हौसला मजबूत नहीं तो जाहिर है कि हाथ से तलवार गिर जाएगी। निर्भीक बने। यह आपके इरादे पर आधारित है कि आप खुद को किस दिशा में ढालते हैं, अर्थात स्वयं को शांत एवं निश्चित बनाएं। दर्शकों के समक्ष भाषण से पहले क्षण भर रुकें। दर्शकों को गौर से देखें। एहसास करें कि दर्शक आपकी जीत की कामना करते हैं, क्योंकि ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो अपना कीमती समय एक नीरस वक्ता के लिए खर्च करने की इच्छा रखता हो। संकेतों से निष्कर्ष निकालना। भाषण शुरू करने में जल्दबाजी न दिखाएं। जल्दबाजी से नियंत्रण कमज़ोर हो जाता है। क्षमा याचना न करें, यह जरूरी नहीं है, और अगर है भी तो इससे काम नहीं बनेगा। सरलतापूर्वक आगे बढ़ते रहें। एक लंबी सांस भरें, मन को शांत करें और आम बातचीत के लहजे में फिर से ऐसे शुरुआत करें जैसे किसी घनिष्ठ मित्र से बात कर रहे हो। यह व्यवहार कल्पना के मुताबिक खराब महसूस नहीं होगा। वास्तव में यह व्यवहार एक सुखद डुबकी लगाने के समान है। डुबकी लगाने के बाद आप महसूस करेंगे कि पानी शीतल है। सच तो यह है कि इस व्यवहार को कई बार अपनाने के बाद ऐसे मौके आप स्वयं उस आनंदित शीतल डुबकी की कल्पना के आदी हो जाएंगे। भय से छुटकारा पाएं। बेकाबू भय बुज़दिल का कारण बन जाता है। बहादुर लोग भय को पहचानते जरूर हैं, लेकिन उसे प्रदर्शित नहीं करते। घुटनों में होने वाली थरथराहट पर काबू रखें और मजबूती से दर्शकों का सामना करें। दर्शकों के बीच किसी कोने में आपकी जीत छुपी होता है। उस जीत को हासिल करें। हिम्मत दिखाने वाली व्यक्ति को ही कामयाबी मिलती है। शब्दों की माला बुनकर हौसले का प्रदर्शन कीजिए। याद रखें, काबिलियत के बावजूद हिम्मत न रखने वाले काहिल व्यक्ति को न तो पुरस्कृत किया जाता है और न ही उनकी यादगार में स्मारक स्थापित किए जाते हैं। क्या यह एक संकीर्ण सोच है? इंसान को सहानुभूति की नहीं, मामूली से प्रोत्साहन की जरूरत होती है। इसमें कोई दो राय नहीं कि अकेले या फिर संयुक्त रूप से मनोदशा, तंत्रिकाएं, रोग और प्रशंसनीय नम्रता वक्ता के भाषण में गुस्ताखी का भाव पैदा कर सकती है। लेकिन इसमें भी कोई शक नहीं कि ज़रूरत से ज़्यादा सम्मान की भावना इस कमजोरी को ज़्यादा प्रखर बना देती है। निर्भीक मनोदशा में जीत हासिल करना सरल होता है। प्रोफेसर वॉल्टर डील स्कॉट ने कहा है, क्षमता के मुकाबले कारोबार में कामयाबी और नाकामी की ज़्यादा बड़ी वजह मानसिक दृष्टिकोण होता है, और इस दृष्टिकोण को हासिल करने का एकमात्र रास्ता है इसको हासिल किया जाए। इस बुनियादी अध्ययन में हमने जानने की कोशिश की कि अच्छा वक्ता बनने के लिए किन जरूरी पहलुओं पर ध्यान देना चाहिए। इनमें से अधिकतर सिद्धांत पर आगे विस्तार से चर्चा की जाएगी। माननीय ग्लैडस्टोन के मुताबिक चर्चा के योग सभी अध्याय किसी सार्वजनिक प्रेस से ज़्यादा कारगर सिद्ध होंगे और न्याय संगत आत्मविश्वास से संबंधित चर्चा का जिक्र बार बार किया जाएगा। चैप्टर 2, एक जैसे ढंग की निरसता। एक दिन उदासी का जन्म एक रूप की वजह से होता है। मोंटे। हिंदी भाषा में साल दर साल बदलाव होता रहा है। अब कई शब्दों का अर्थ वास्तविक अर्थ से कहीं ज़्यादा हो गया है। एक रूपता शब्द के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। केवल एक जैसा भाव होने की जगह अब इस शब्द का इस्तेमाल भिन्न की कमी के तौर पर भी किया जाने लगा है। एक ही ढंग से बोलने वाले वक्ताओं का स्वर एवं लहजा ही नहीं, बल्कि शब्दों पर जोर देने का तरीका, गति, विचार भी समान रूप से निरस होते हैं। भीड़ के समक्ष बोलने वाले वक्ताओं के लिए एक रूपता प्रमुख एवं आम दोष है। यह केवल अपराध नहीं है, बल्कि एक मामूली सी चूक की वजह से होने वाली गुनाह है। भाषण शैली में एक रूपता का एहसास होना आपके लिए मामूली बात हो सकती है, अर्थात इसके कुप्रभाव को जानने के लिए इसकी प्रवृत्ति और जीवन के भिन्न पहलू पर एक रूपता से पैदा होने वाली विपदा का आकलन करते हैं। इस आकलन के बाद ही यह पता लगाया जा सकता है कि
कैसे एक रूपता अच्छे भाषण को नीरस बनाने का काम करती है। आपके बगल वाले मकान में यदि केवल 3 गानों को बार बार जोर से बजाया जाए तो यकीनन आप मान लेंगे कि आपके पड़ोसी के पास केवल 3 गानों का ही संग्रह है। इसी प्रकार यदि वक्ता एक जैसी ऊर्जा के साथ भाषण देता रहे तो मान लिया जाता है कि वक्ताओं की स्वरों के उतार चढ़ाव की क्षमता विकसित ही नहीं हुई है। दरअसल एक रूपता हमारी सीमाओं को दर्शाती है। एक रूपता दर्शकों पर प्राणनाशक प्रभाव डालने का काम करती है। यह चेहरे की रौनक छीन लेती है, आंखों की चमक छीन कर देती है। अत्यंत एक रूपता काल कठोरी की सजा के समान है। एक मेज पर एक कंजा रखे और लगातार 18 घंटे तक उस कंजे को एक जगह से दूसरी जगह पर धकेलते रहे, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आपकी हालत पागलों जैसी हो जाएगी। एक रूपता एक कष्टकारी सजा के समान होती है। यह एक ऐसी सजा है जो जीवन भर के लिए बोलने की क्षमता को छीन कर देती है। लिहाजा ऐसे प्राणनाशक व नीरस स्थिति से बचने के प्रयास करने चाहिए। एक आदर्श रईस के पास दर्जनों मकान, दुनिया भर के व्यंजनों के सभी प्रकार और अफ्रीका से अलास्का तक घूमने के साधन हो सकते हैं, लेकिन गरीबी से घिरा व्यक्ति सफ़र के लिए किराए की गाड़ी का इस्तेमाल करता है। ऐसे व्यक्ति के पास निजी मौका, कार और विशेष रेलगाड़ी में सफ़र करने की सुविधा नहीं होती है। ऐसे व्यक्ति का जीवन मेहनत करने में गुजर जाता है। ऐसे व्यक्ति मंडी से खरीदी गई फल सब्जियों से संतुष्ट रहता है। भाषा और जिंदगी में एक रूपता निर्धन के समान होती है। जिस प्रकार एक व्यापारी अपने कारोबार को बढ़ाने के लिए मेहनत करता है, उसी भाषा में विविधता लाने के लिए भी मेहनत करनी चाहिए। चिड़िया के गीत, पहाड़ी दरिया और स्वयं पहाड़ों में एक रूपता नहीं होती। एक रूपता भूरे पत्थरों की लंबी कतार और पहाड़ों के बीच से दूर तक जाती सड़कें में होती है। प्रकृति ने संपदा के तौर पर कई विविधताएं प्रदान की है, इसलिए इंसान केवल अपनी सीमाओं के दायरे में ही एक रूप होता है। भाषण के दौरान एक प्रकृति से जुड़े तथ्यों तक पहुंचने से भाषा में विविधता स्वयं आ जाती है। प्रसन्नता बांटने की विशेषता में ही विविधता प्रदान करने की शक्ति निहित है। दुनिया के कई बड़े सत्यों को कहानी के रूप में दर्शाया गया है। उदाहरण के तौर पर लाइस लिज़बेल। यदि आप शिक्षा प्रदान करना चाहते हैं या किसी को प्रभावित करना चाहते हैं तो उस व्यक्ति में रुचि का भाव पैदा करना जरूरी होता है। पियानो एक ही सुर को बार बार बजाने से अरुचि, कर्कश स्वर और एकरूपता का एहसास होता है। शब्दकोश के मुताबिक एकरूपता का अर्थ है उबाऊ और थकाऊ। हालांकि अर्थ काफ़ी नम्रतापूर्वक लिखा महसूस होता है, लेकिन असल में एकरूपता का अर्थ है पागल करने वाली उबाऊ स्थिति। एकरूपता पर विजय पाने के उपाय, जैसे अपने वस्त्रों की निरसता से उबरने के लिए वस्त्रों के संग्रह को नया ताज़ा करना आवश्यक होता है, वैसे ही भाषा में एक रूपता खत्म करने के लिए शैली में विविधता लाना आवश्यक है। जानकारी बढ़ाकर भी भाषा शैली बेहतर की जा सकती है। इमारत के विभिन्न हिस्सों को तैयार करने के लिए बढ़ई के पास अलग अलग औजार होते हैं। सुरीली धुन बजाने के लिए संगीतकार वाद्य यंत्र को विभिन्न तरीकों से बजाया है। इसी प्रकार वक्ता के पास भी साधनों की कमी नहीं होती है। वाद विवाद के ढांचे को कई तरीकों से तैयार किया जा सकता है। भावनात्मक व्यवहार और दर्शकों की मान्यताओं का मार्गदर्शन किया जाता है। इन साधनों का खाका तैयार करने और इनके इस्तेमाल का तरीका समझना ही अगले अध्याय का मुख्य उद्देश्य है। कई वक्ता आज भी बैलगाड़ी वाले घिसे पीटे तरीकों का इस्तेमाल करते हैं और आज के आधुनिक मशीनी तकनीकों को नज़रअंदाज करते हैं। वे वक्ता भाषण में कुशलता लाने वाले विधि को निरंतर अनदेखा करते हैं। इस प्रणाली को समझने, इसे लागू करने और इसकी समीक्षा करने में यदि हम आपकी मदद करें तो क्या आपकी भाषण शैली में सुधार होगा? लेकिन यदि आप इस प्रणाली को अनदेखा करते हैं तो क्या आपकी भाषा नकारात्मक तौर पर प्रभावित होगी? हम खुद इस प्रणाली के जरिए भाषा में सुधार के महत्व को समझने में पूर्ण रूप से समक्ष नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि यह प्रणाली एक वक्ता को भाषा की निपुणता तक पहुंचाने के लिए बुनियादी का काम करती है। नेपोलियन बोनापार्ट ने कहा था कि अपने सिद्धांतों को ठीक रखिए, बाकी सब विस्तृत वर्णन है।
जैसे किसी मरे हुए घोड़े के घुड़ों में नाल ठोकने का कोई फायदा नहीं होता, उसी प्रकार एक नीरस वक्ता के लिए भाषा सुधारने के पुराने सिद्धांत किसी काम के नहीं होते। इस उदाहरण से यह पता लगता है कि कुछ फीके सिद्धांतों को अपनाकर भाषा पर पकड़ नहीं बनाई जा सकती है। सार्वजनिक तौर पर बोलने की कला में निपुण होने के लिए सत्य, जोर, भावना, जीवन से जुड़े अहम सिद्धांतों को अपनाना जरूरी होता है। बाकी सभी नियमों को नज़रअंदाज किया जा सकता है, लेकिन इस सिद्धांत को याद रखना बेहद जरूरी है। अगले कुछ अध्यायों के गहन अध्ययन के बाद भाषा शैली से एकरूपता का प्रभाव पूर्ण रूप से खत्म हो जाएगी। इन सिद्धांतों के पूर्ण ज्ञान और इस्तेमाल कला में निपुणता के बाद भाषा शैली में विविधता का स्वयं एहसास होने लगेगा। खास बात यह है कि इन सिद्धांतों को केवल पढ़कर नहीं सीखा जा सकता, इसके लिए निरंतर अभ्यास बेहद ज़रूरी होता है। यदि अभ्यास के दौरान कोई और आपको सुनने के लिए तैयार नहीं है तो आप अपने आप को स्वयं सुने। साथ ही इस प्रक्रिया में खुद के सच्चे आलोचक की भूमिका भी निभाएं। आगामी अध्याय में भाषा शैली की निपुणता के लिए निर्धारित किए गए तकनीकी सिद्धांत मनगढ़ंत नहीं है। इन सिद्धांतों को दुनिया भर के बेहतरीन वक्ताओं और कलाकारों के अनुभव के आधार पर स्थापित किया गया है। विद्यार्थियों को स्वाभाविक रहने के लिए प्रतिबद्ध करना कारगर साबित नहीं होता। भाषण के दौरान स्वाभाविक रहना एक रूपता का कारण भी बन सकता है। उत्तरी ध्रुव में प्रकृति तौर पर पाए जाने वाली स्ट्रॉबेरी फल छोटे बीज एवं हल्के तीखे स्वाद का होता है, लेकिन इस प्रकृति फल की तुलना उन्नत विधि से लगाए जाने वाले स्वादिष्ट स्ट्रॉबेरी फल से नहीं की जा सकती। पहाड़ों की पथरीली ढलान पर बिना चट्टान पानी के प्रकृति तौर पर बौने पौधे उगते हैं, लेकिन इन पौधों का दुर्भाग्य यह है कि इनकी तुलना नम और उपजाऊ इलाकों में पनपने वाले हरे भरे पेड़ों से की जाती है। बेशक प्रकृति स्वभाव को बरकरार रखे, लेकिन इस स्वभाव को आदर्श स्तर तक विकसित करने की कोशिश जरूर करें। चैप्टर 3 प्रभाव एवं वशीभूतता द्वारा कुशलता। प्रभाव के सिद्धांत का पालन विशिष्ट नियमों को याद कर नहीं किया जा सकता है। इसके प्रभावशाली पालन के लिए इन नियमों की विशेषताओं को महसूस करना जरूरी होता है। C.S. वाल्डविन, लेखक एवं भाषण। जिस बंदूक की मारक क्षमता में फैलाव होता है उससे चिड़ियों का शिकार नहीं होता। यही सिद्धांत भाषण पर भी लागू होता है। जो वक्ता बेहतरीन तरीके से वाक्यों का इस्तेमाल करता है उसे अपेक्षित परिणाम नहीं मिलते। वाक्यों का प्रत्येक शब्द महत्वपूर्ण नहीं होता, लिहाजा ध्यान रखें कि केवल अहम शब्दों पर ही जोर डालने की कला का इस्तेमाल करें। यदि आप मर्यादा पुरुषोत्तम राम या पावन नगरी वृंदावन जैसे शब्दों का उच्चारण करें तो जरूरी नहीं कि अभी सभी शब्दों पर बरोबर जोर दें। इनमें से कुछ ही अक्षरों को विशेष महत्व दिया जाएगा, बाकी अक्षरों का उच्चारण समान तौर पर होगा। क्यों न इस सिद्धांत का उपयोग पूरा वाक्य बोलने में भी किया जाए। काफ़ी हद तक समान भाषा में हम इस सिद्धांत का उपयोग करते हैं, लेकिन क्या सार्वजनिक भाषा में इस सिद्धांत का इस्तेमाल किया जाता है? दरअसल इसी प्रतिभा की कमी की वजह से भाषण में एक रूपता का दंश प्रकट होता है। जहां तक शब्द विशेष पर जोर देने का संबंध है, आप एक समान वाक्य को एक बड़े शब्द के रूप में देखें तो समस्या का हल निकलेगा। निम्नलिखित पर ध्यान दें। भाग संभोग से नहीं मिलता, इसे चुना जाता है। आप मुकद्दर का सिकंदर बोलते समय हर अक्षर पर बराबर जोर डाल सकते हैं। इसे ऊंचे स्वर में बोलिए और महसूस कीजिए। निस्संदेह आप भाग शब्द पर विचार जोर डालेंगे, क्योंकि इस वाक्य में भाग मुख्य घोषणा है। नहीं शब्द पर भी समान बल दिया जाएगा। जाहिर है नहीं शब्द को विशेष महत्व नहीं दिया तो दर्शक समझेंगे कि भाग संयोग से ही मिलता है। इसी के साथ संयोग शब्द पर भी जोर डालने की आवश्यकता है, क्योंकि इस वाक्य में संयोग शब्द का भी समान महत्व है। संयोग शब्द को महत्व देने का एक और कारण यह भी है कि अगले वाक्य में संयोग की तुलना चुनाव से की गई है। साफ तौर पर लेखक ने इन दोनों शब्दों की तुलना दोनों शब्दों पर विशेष बल डालने के ध्येय से की है, अर्थात वाक्य में तुलनात्मक शब्दों पर बराबर जोर दिया जाना चाहिए। एक वक्ता को स्वर के तालमेल के जरिए तुलनात्मक शब्दों पर समान बल देना चाहिए। यदि आप कहें मेरे घोड़े का रंग काला नहीं है, तो आपके जहन में सबसे पहला रंग कौन सा आएगा? स्वाभाविक रूप से सफ़ेद,
क्योंकि काले रंग का विपरीत रंग सफ़ेद होता है। यदि आप इस विचार को प्रकट करना चाहते हैं कि भाग को चुना जाता है तो इसको ज़्यादा प्रभावशाली ढंग से कहने के लिए पहले कहें कि भाग संयोग से नहीं मिलता, इसके बाद कहें इसे चुना जाता है। यदि हम कह सकते हैं मेरे घोड़े का रंग काला नहीं है, तो स्वाभाविक रूप से घोड़े से ज़्यादा रंग महत्व रंग का होता है। यदि आप कहेंगे कि मेरा घोड़ा सफ़ेद है, तो आम सामान्यतः तौर पर जवाब मात्र हामी होगा। उपयुक्त बयान के दूसरे वाक्य में केवल एक शब्द महत्व है, चुनाव, लेकिन लेखक वक्ता वाक्य में चुनाव शब्द को विशेष महत्व प्रदान करना चाहता है, क्योंकि इस शब्द की तुलना पहले वाक्यों के संयोग से शब्द से की गई है। इस सिद्धांत के मुताबिक इन वाक्यों को इस प्रकार पढ़ना चाहिए, भाग संयोग से नहीं मिलता, इसे चुना जाता है। अब इन वाक्यों को बार बार पढ़ें और गाढ़े किए गए शब्दों पर विशेष बल दें। लगभग सभी वाक्यों में कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो महत्वपूर्ण विचार को प्रकट करते हैं, अर्थात ऐसे शब्द को विशेष महत्व देने की आवश्यकता होती है। अखबार पढ़ते वक्त हेडलाइंस पर सरसरी नज़र डालकर मुख्य समाचारों का अंदाज़ा लगा लिया जाता है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।